नमस्कार साथियों, गुलाब शिक्षा न्यूज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन। साथियों, आज मैं आपके सामने चौहान वंश के शाकंभरी के श्वान के बारे में वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूँ। शाकंभरी के श्वानों से संबंधित जितने भी प्रतियोगिता परीक्षा में सवाल बन रहे हैं, लगभग उससे संबंधित सभी सवाल लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। वीडियो को पूरा का पूरा देखें ताकि आने वाली राजस्थान के अंदर सभी प्रतियोगिता परीक्षा के अंदर आप आराम से मुकाबला कर सकें। यदि मेरे YouTube चैनल पर आप नए हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि कोई भी नई वीडियो मैं अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन के रूप में सर्वप्रथम मिल सके। श्वान वंश से संबंधित आज का पहला सवाल है, चौहान वंश की उत्पत्ति में सूर्यवंशीय समर्थन करता है। तो इसमें आपको बताना है कि तीन अलग है और एक ऐसा नाम है जो श्वानों की उत्पत्ति सूर्यवंश से बताने वाला है। तो ऑप्शन है सूर्यमल मिश्रण, ब ऑप्शन है भाटो, स ऑप्शन है जयानक और द ऑप्शन है मुणोतनेणसी। तो इसका राइट आंसर साथियों स ऑप्शन जयानक माना जाता है, क्योंकि सूर्यमल मिश्रण है, भाटो ने, चारणों ने, मुणोतनेणसी ने, चंद्रबरदाई ने, इन सब ने श्वानों की उत्पत्ति सूर्यवंश से न बताकर अग्निकुंड से बताई थी। जबकि जयानक है, जोधराज है, नरपति नाल है, नैनचंद्र चूरी है, इन सबों ने श्वानों की उत्पत्ति सूर्यवंश से मानी थी। इसलिए ये स ऑप्शन के अंदर जयानक ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट माना जाएगा। फिर अगला सवाल है, सांबर के श्वानों की स्थापना कब की गई? सांबर के चौहानों की स्थापना कब की गई? तो इसके अंदर ऑप्शन है 551 ईस्वी, ब ऑप्शन है 960 ईस्वी, स ऑप्शन है 1113 ईस्वी और द ऑप्शन है 1194 स्थिति। तो 1194 के अंदर तो रणथंभौर चौहानों के शाखा की स्थापना हुई थी जो लुम्बा ने की थी। 1113 के अंदर अजमेर के चौहानों की उत्पत्ति हुई थी जो अजयराज ने की थी। 960 के अंदर नाडोल के चौहानों की स्थापना हुई थी जिसमें लक्ष्मण देव ने स्थापना की। और ऑप्शन है 551 ईस्वी, ये आपको बिल्कुल राइट है, क्योंकि 551 ईस्वी में सांबर के श्वानों की स्थापना की थी। राजशेखर द्वारा रचित पुस्तक प्रबंध कोश के अनुसार 551 ईस्वी में वासुदेव चौहान ने सांबर के श्वानों की स्थापना की थी। इसलिए वासुदेव चौहान को सपाल दक्ष के संस्थापक, चौहानों के संस्थापक, आदि पुरुष, मूल पुरुष सभी उपनामों से जाना जाता है वासुदेव चौहान। फिर आज का अगला सवाल है, सपात दक्ष चौहानों की प्रथम राजधानी थी अजमेर, नागौर, सिरोही या बूंदी? तो इसका राइट आंसर ब ऑप्शन होगा नागौर, क्योंकि नागौर के अंदर अहिसत्रपुरम गांव है, वो ही सर्वप्रथम सपात श्वानों की राजधानी मानी जाती है। फिर आज का
अगला सवाल है, हरसनाथ मंदिर की स्थापना किसने की थी? हरसनाथ मंदिर की स्थापना दुर्लभराज, वासुदेव, लक्ष्मण, गुवक प्रथम। तो दुर्लभराज वह शासक जिसके समय सर्वप्रथम अजमेर पर मुस्लिम आक्रमण हुए। वासुदेव जिसने सपाद के चौहानों की स्थापना की थी। लक्ष्मण जिसने नाडोल में चौहान वंश की स्थापना की थी। जबकि गुवक प्रथम शासक ऐसा है जिसने सीकर के अंदर हरसनाथ मंदिर की स्थापना की थी। हरसनाथ को चौहानों के लोक देवता के रूप में भी जाना जाता है। अगला सवाल है, लक्ष्मण चौहान ने कौन से इसका मैं राइट निशान लगा देता हूँ। गुवक प्रथम है वो हर्ष मंदिर की स्थापना की थी। अगला सवाल है, लक्ष्मण चौहान ने कौन से राजवंश की स्थापना की थी? तो मैं आगे भी बता चुका हूँ कि नाडोल के चौहान वंश की स्थापना लक्ष्मण चौहान ने की थी। लक्ष्मण चौहान वाकपति द्वितीय का पुत्र था जिसने 960 के अंदर नाडोल के अंदर चौहानों की स्थापना की थी। क्योंकि सपाद के अंदर वासुदेव आ गया, जालोर के अंदर कीर्तिपाल आ गया और बूंदी के अंदर देवा नामक शासक आ गया। तो इसका मतलब तो ऑप्शन है वो बिल्कुल आपका राइट माना जाता है। फिर अगला सवाल है, परम भट्टारक महाराज धीराज परमेश्वर, परम भट्टारक महाराज धीराज परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। तो ऑप्शन है विग्रहराज तृतीय, ब ऑप्शन पृथ्वीराज तृतीय, स ऑप्शन पृथ्वीराज प्रथम और द ऑप्शन है भोजराज। तो इसका राइट आंसर स ऑप्शन पृथ्वीराज प्रथम होगा। ये विग्रहराज तृतीय का ही पुत्र है जिनको परम भट्टारक महाराज धीराज परमेश्वर की उपाधि मिली थी। फिर अगला सवाल है, अजयराज चक्री किस महान राजा को कहा जाता है? अजयराज चक्री, पृथ्वीराज चौहान, अजयराज, विशलदेव, अर्णोराज। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर है वो नाम से पता चल रहा है कि वो ऑप्शन है अजयराज, वो इसका राइट आंसर है। क्योंकि अजयराज ने ही 1113 ईस्वी के अंदर अजमेर के चौहान वंशों की स्थापना की थी। गढ़बीठड़ी नामक पहाड़ी पर अजमेरू दुर्ग स्थापित किया। तारागढ़ दुर्ग की स्थापना भी इन्होंने की थी। और अजयराज चक्री कहने का मकसद यह है कि दूर दूर तक चक्री की तरह बिखरे हुए दुश्मनों का सामना करते हुए विजय प्राप्त की थी, इसलिए इसको अजयराज चक्री कहते हैं। चक्रवर्ती योद्धा अजयराज को कहा जाता है। अजयराज ने अजय देव या अजय पीरिये नामक 2 चांदी के सिक्के भी चलाए थे। फिर अगला सवाल है आपके सामने, अर्णोराज ने पुष्कर में कौन से मंदिर का निर्माण करवाया था? तो अरस का सीकर के अंदर है जिसमें गुवक प्रथम ने निर्माण करवाया था ऑप्शन के अंदर, यह नहीं होगा। फिर वो ऑप्शन के अंदर है एकलिंग जी का मंदिर उदयपुर के अंदर है जिसका निर्माण बप्पा रावल ने करवाया था हरित ऋषि के आशीर्वाद से। फिर अगला है रामदेव जी जो उंडू कश्मीर बाड़मेर जिसका प्रमुख मंदिर रुणेसा रामदेव जैसलमेर के अंदर है। जबकि 2 ऑप्शन वरान मंदिर है वो पुष्कर के अंदर अर्णोराज ने निर्माण करवाया था। इस वरा मंदिर की ही मूर्तियों को जहांगीर ने नाव डूबने की वजह से भारी होने के कारण नदी में फेंका था आना सागर झील के अंदर, वही वरा मंदिर की मूर्तियां थी। फिर अगला सवाल है, चौहानों में पितृहंता किसे कहा जाता है?
साथियों पितरहंता का मतलब होता है पितर का मतलब पिता, हंता का मतलब हत्या करने वाला, पिता की हत्या करने वाला। तो इसके अंदर अ ऑप्शन है जगदेव, ब ऑप्शन है उदा, स ऑप्शन है मिहिर भोज और द ऑप्शन है पन्नादाय। तो साथियों पन्नादाय उगानई मीर भोज है। तो मीर भोज ने अपने पुत्र रामभद्र की हत्या अपने पिता रामभद्र की हत्या की थी, इसलिए वो गुर्जर प्रत्यारों में पितरहंता माना जाता है। उदा ने अपने पिता कुंभा की हत्या की थी, इसलिए यह सिसोदिया वंश में पितरहंता माना जाता है। जबकि जगदेव चौहानों का पितरहंता माना जाता है, क्योंकि जगदेव ने ही अपने पिता अर्नोराज की हत्या की थी, अनाजी की। अर्नोराज ने ही तारागढ़ के अंदर आनासागर झील का निर्माण करवाया था। तुर्कों की सेना के संहार से खून से लथपथ भूमि को साफ करने के लिए 1137 ईस्वी में लगभग चंद्रा नदी के जल को रोककर आनाजी ने आनासागर झील का निर्माण करवाया, जहाँ पर जहांगीर ने शाही बाग एवं दौलत बाग की स्थापना की, जिसे वर्तमान के अंदर सुभाष उद्यान के नाम से जाना जाता है। और यहीं पर नूरजहाँ की माता अस्मत ने यहाँ गुलाब का इत्र का आविष्कार किया था। और यहाँ पर ही शाहजहाँ ने 5 बारादरी की भी स्थापना की थी। देखो अगला सवाल भी आपके सामने आ गया, शाही बाग एंड दौलत बाग कहाँ स्थित है? तो ये नागौर के अंदर, ब ऑप्शन जालोर के अंदर, स ऑप्शन तारागढ़ अजमेर के अंदर, द ऑप्शन पाली। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर स ऑप्शन होगा तारागढ़ अजमेर, जहाँ पर अर्नोराज आनासागर झील का निर्माण कराया था और उसी झील के किनारे ही शाही बाग एवं दौलत बाग की स्थापना जहांगीर ने की थी। फिर अगला सवाल है 5 बारादरी का निर्माण किसने करवाया था? तो ये भी आनासागर झील के किनारे स्थित है, जिसमें 2 ऑप्शन है। शाहजहाँ ने 5 बारादरी का निर्माण करवाया था। फिर आज का अगला सवाल है सपादक्ष के चौहानों का स्वर्णकाल किसे कहा जाता है? तो सपादक्ष के चौहानों का स्वर्णकाल आनाजी को, विग्रह चतुर्थ को, अजयराज को या पृथ्वीराज को? तो इसका बिल्कुल राइट आंसर है वो विग्रहराज चतुर्थ को माना जाता है। अजयराज को तो चौहानों का प्रतापी शासक, चौहानों का निर्माण का काल अजयराज के काल को कहा जाता है, जबकि सपादक्ष के चौहानों का स्वर्ण काल कहा जाता है तो वो है ब ऑप्शन विग्रहराज चतुर्थ। उनको ही सपादक्ष का चौहानों का स्वर्ण काल कहा जाता है। बिचल देव ने कौन से नाटक की रचना की थी? साथियों आपको बता देता हूँ कि विग्रहराज चतुर्थ का ही दूसरा नाम बिचल देव है, जिसमें अ ऑप्शन है हरिकेली, तो ब ऑप्शन है ललित विग्रहराज, स ऑप्शन है बिचल देव रासो और द ऑप्शन है प्रबंध कोश। तो प्रबंध कोश नामक रचना के रचयिता राजशेखर है। स ऑप्शन है बिचल देव रासो, तो बिचल देव ब ऑप्शन है विग्रहराज ललित विग्रहराज, जिसकी स्थापना सोमदेव ने की थी। इसके अंदर शासक विग्रहराज चतुर्थ और इंद्रपुरी की राजकुमारी
देसल देवी के मध्य प्रेम संबंध के बारे में जानकारी मिलती है। फिर नरपति नाल ने बिचलदेव रासो की स्थापना की थी, जिसमें विग्रहराज चतुर्थ और परमार वंशीय राजकुमारी राजमाता के मध्य प्रेम प्रसंग के बारे में जानकारी मिलती है। जबकि अ ऑप्शन है हरिकेली। इस हरिकेली नाटक की ही स्थापना बिचलदेव खुद ने की थी। तो इसका अ ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट माना जाएगा। फिर अगला सवाल है, अजमेर में संस्कृत पाठशाला की स्थापना कब की गई? अजमेर में संस्कृत पाठशाला की स्थापना कब की गई? तो इसका राइट आंसर 11 ऑप्शन में 1857 ईस्वी, ब ऑप्शन 1194 ईस्वी, स ऑप्शन 1153 ईस्वी और द ऑप्शन 1853 ईस्वी। तो इसका स ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट माना जाएगा, क्योंकि 1153 ईस्वी में ही बिचलदेव रासो ने या विग्रहराज चतुर्थ ने संस्कृत पाठशाला की स्थापना की थी, जिसे 1194 ईस्वी में मोहम्मद गोरी के सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक ने तुड़वाकर वहाँ एक मस्जिद का निर्माण कराया, जो राजस्थान की सबसे प्राचीन एवं प्रथम मस्जिद मानी जाती है, जिसे वर्तमान में 16 खंभों की छतरी या 2.5 दिन का झोंपड़ा नाम से जाना जाता है, जिसकी स्थापना 1853 ईस्वी में ही की गई थी। आज का अगला क्वेश्चन है कि चौहानों के शासन का स्वर्ण युग, पीछे एक बार और आया था स्वर्ण युग, स्वर्ण युग का मतलब ऑप्शन है वो बिल्कुल आपका राइट माना जाएगा कि विग्रहराज चतुर्थ को ही चौहानों के शासक का स्वर्ण युग कहा जाता है, क्योंकि अजयराज के शासनकाल को चौहानों का प्रतापी शासक या स्वानों के निर्माण का काल माना जाता है। वासुदेव को स्वानों का संस्थापक माना जाता है, जबकि ऑप्शन है विग्रहराज चतुर्थ, जिसे चौहानों का शासक का स्वर्ण युग कहा जाएगा। फिर अगला सवाल है, पृथ्वीराज तृतीय का जन्म कब हुआ था? पृथ्वीराज तृतीय, जिसे पृथ्वीराज चौहान भी कहते हैं, उनका जन्म कब हुआ था? 1177 ईस्वी, 1166 ईस्वी, 1182 ईस्वी या 1113 ईस्वी? तो इसका साथियों राइट आंसर है 1166 ईस्वी में अहिलवाड़ा गुजरात के अंदर पृथ्वीराज तृतीय का जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम सोमेश्वर और माता कर्पूर देवी था। जब 1177 ईस्वी में चालुक्य राजा भीमदेव द्वितीय ने पृथ्वीराज तृतीय के पिता सोमेश्वर की हत्या कर दी, तो मात्र 11 वर्ष की उम्र में ही राजा बना दिया गया पृथ्वीराज तृतीय को। बच्चा होने के कारण राज कार्य संभालने के लिए मुख्यमंत्री कदम्बास और सेनापति भुवनमल को बनाया गया। फिर अगला सवाल आपके सामने आता है, कदम्बास और भुवनमल किस राजा से संबंधित है? तो साथियों बता चुका हूँ पहले ही कि पृथ्वीराज तृतीय के ही मुख्यमंत्री कदम्बास, जिसे केमास नाम से भी जाना जाता है, और सेनापति भुवनमल को बनाया गया था। तो इसका ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट माना जाएगा। फिर अगला सवाल है, महोबा का युद्ध कब हुआ था? महोबा का युद्ध कब हुआ था? महोबा युद्ध को ही चंदेलों का युद्ध और तुमुल का युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर देखो 1178 के अंदर तो
गुड़गांव का युद्ध हुआ था, जिसमें सर्वप्रथम पृथ्वीराज तृतीय ने 1178 ईस्वी में राजकार्य अपने हाथों ले लिया। फिर सर्वप्रथम अपने चाचा आग्नेय और नागार्जुन का वध करके 1178 ईस्वी में गुड़गांव नामक युद्ध में विजय प्राप्त की। फिर ब ऑप्शन के अंदर 1184 ईस्वी लिखा हुआ है, तो 1184 ईस्वी के अंदर चालुक्य एवं स्वानों के मध्य संघर्ष चला, क्योंकि जब चालुक्य राजा भीम सिंह द्वितीय था, तो भीम सिंह द्वितीय परमार वंशीय राजकुमारी इंचनी से शादी करना चाहता था, लेकिन पृथ्वीराज तृतीय ने पहले ही अंचनी से शादी कर दी, जिसके विरोध में भीमदेव द्वितीय ने जगदेव प्रत्यार के नेतृत्व में पृथ्वीराज तृतीय को पराजित करने के लिए सेना भेजी। दोनों के मध्य कई बार युद्ध लड़े गए, कभी पृथ्वीराज तृतीय जीता तो कभी जगदेव प्रत्यार। अंत में 1184 ईस्वी के अंदर संधि कर ली गई। फिर अगला ऑप्शन आता है 1191 ईस्वी में, तो इसके अंदर तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा गया। हरियाणा के मैदान के अंदर तराइन नामक स्थान है वहाँ पर, जिसमें पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के मध्य युद्ध हुआ। जयचंद गढ़वाल ने पृथ्वीराज चौहान का बिल्कुल साथ दिया था, जिसमें इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी। दो ऑप्शन है 1182 ईस्वी, तो 1182 ईस्वी के अंदर ही महोबा का युद्ध, या इस महोबा युद्ध को ही चंदेलों का युद्ध भी बोलते हैं, तुमुल का युद्ध भी बोलते हैं। इस युद्ध के होने का कारण है कि जब पृथ्वीराज तृतीय की सेना दिल्ली से वापस आ रही थी, तो बीच में महोबा नामक स्थान पर पृथ्वीराज तृतीय के कुछ सेनापतियों का परमति देव ने वध करवा लिया था। तो उसका बदला लेने के लिए तुमुल नामक स्थान पर महोबा नामक क्षेत्र में 1182 ईस्वी के अंदर युद्ध हुआ, जिसमें परमति देव के दोनों सेनापति उद्धव हुआ। पृथ्वीराज तृतीय और परमति देव के आल्हा व उदल दो सेनापति थे, उन दोनों के मध्य युद्ध हुआ, जिसमें पृथ्वीराज तृतीय की विजय हुई थी। तो इसका दो ऑप्शन है वो बिल्कुल आपका राइट माना जाएगा कि 1182 ईस्वी के अंदर महोबा नामक युद्ध हुआ था। फिर अगला सवाल है, उसे अपने देश लौट जाना चाहिए अन्यथा उसकी भेंट युद्ध स्थल में होगी, यह कथन किसका है? तो मोहम्मद गोरी का, पृथ्वीराज चौहान का, अबुल फजल का या मीर भोज? तो ये तराइन युद्ध को लेकर है। तराइन के युद्ध को लेकर, इस युद्ध के अंदर जब मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज तृतीय के पास संदेश भिजवाया कि या तो युद्ध करें या फिर संधि करने के लिए तैयार हो जाएं, तो पृथ्वीराज ने ये कथन कहा था कि मोहम्मद गोरी को कि या तो वो अपने देश लौट जाना चाहिए अन्यथा उसकी भेंट युद्ध स्थल में होगी। तो इसका ब ऑप्शन है वो बिल्कुल आपका राइट माना जाएगा। फिर पृथ्वीराज चौहान की प्रथम
तराइन के युद्ध के जोश में ही छोटी सी सेना की टुकड़ी लेकर जब तराइन के द्वितीय युद्ध के लिए गए तो मोहम्मद गोरी ने चाल खेली उनके साथ। जब सुबह उठते ही पृथ्वीराज चौहान के सेनापति इधर उधर बिखरे हुए थे, सोच के लिए चले गए थे, तो फिर संख्या की कमी को देखते हुए मौका ढूंढकर युद्ध किया और इस युद्ध के अंदर पृथ्वीराज चौहान की सेना लड़खड़ा गई और पृथ्वीराज राजों के अनुसार पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया गया। फिर अपने साथ गजनी लेके गए और वहाँ पर जब मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज को नज़र नीचे झोंकने के लिए कहा तो उसने नहीं झोंका, तो उसकी दोनों आंखें फुड़वा दी गई। फिर उसका पृथ्वीराज चौहान का सेनापति चंद्रबरदाई फकीर के वेश में पृथ्वीराज तृतीय के पास पहुंचा और वहां पहुंचकर मोहम्मद गोरी को कहलवाया कि यदि आप जानना चाहते हो तो पृथ्वीराज तृतीय शब्द भेदी बाण चलाने के लिए बहुत ही माहिर है। तो मोहम्मद गोरी राजी हो गया और जब एक पंडाल के अंदर बैठा के मोहम्मद गोरी को दिखाने के लिए पृथ्वीराज तृतीय और उसका दोस्त दरबारी चंद्रबरदाई दोनों ने मिलकर शब्दभेदी बाण की सहायता से मोहम्मद गोरी को हत्या करना चाहते थे। तो वहाँ पर जैसे ही मोहम्मद गोरी के सामने निशाना बनाकर बैठे थे तो चंद्रबरदाई ने एक वाक्य बोला कि 8 बाज 32 गज अंगुल अष्ट प्रमाण ता ऊपर सुल्तान है मत चुके चौहान। तो उस वाक्य बोलते ही पृथ्वीराज चौहान ने तीर चलाई और वो सीधी की सीधी मोहम्मद गोरी के जाकर लगी, जिससे मोहम्मद गोरी की हत्या हो गई। फिर दोनों ने जोरदार युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। तो इसका वो ऑप्शन है वो बिल्कुल आपका राइट माना जाएगा। फिर अगला सवाल है पृथ्वीराज तृतीय का दोस्त व दरबारी, वो पहले बता चुका हूँ, अच्छा ऑप्शन है चंद्रबरदाई है, वो बिल्कुल राइट माना जाएगा। आज की क्लास का अंतिम सवाल है अजमेरू दुर्ग राजस्थान का हृदय राजपूतानों की कुंजी गढ़बीठड़ी के नाम से जाना जाने वाला दुर्ग कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ब ऑप्शन तारागढ़ अजमेर, जिसे हैबर ने राजस्थान का जिब्राल्टर भी कहा था। जय हिंद जय भारत।